साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विजेंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास में क्रोनोलॉजी से संबंधित स्टैटिक जीके की, उसका ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिसने भी नहीं देखे हों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, और मैंने प्राचीन इतिहास क्रोनोलॉजी से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें सारे के सारे वीडियो देख करके आप उनका बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। बिना अभ्यास किए बार बार पढ़े आपको जो है आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। मैं कई बार ये कहता हूँ कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, 10 चीज़ों को एक बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। इतना ज़्यादा इस समय जो है PDF, इतना ज़्यादा मैटर अवेलेबल है, आपको पता भी होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं पे भी आपको कोई भी कोचिंग संस्थान आपको ढेर सारा मटेरियल अवेलेबल करा रहा है। कभी आप इसका पढ़ते हैं, कभी आप उसका पढ़ते हैं, कभी आप उसका पढ़ते हैं। ऐसे आपको याद किसी का कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य पढ़ी हुई चीज़ को एग्ज़ाम तक ले जाना है, और एग्ज़ाम तक ले जाने के लिए हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए। अगर हमारे चेतन या अचेतन मन में वो चीज़ नहीं रह जाती है तो हमारे पढ़ना बेकार है। इसीलिए आप कहीं से भी पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये ट्रस्टेबल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, तो आप उसको एक बार नहीं कई बार रिवाइज़ करिए। और भूलना तो एक कॉमन सी चीज़ है। जैसे लोगों का सवाल रहता है ना कि भूल जाते हैं, ये कॉमन सी चीज़ है। आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज़ करिए, वो फिर चीज़ धीरे धीरे स्थायी होती है। तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप इनको बार बार देखिए, आप स्पीड बढ़ा करके देखिए, और उनका बार बार रिवीजन करिए, तब भी वो चीज़ें आप जो हैं रह पाएंगी। चलिए, आज हम भाग 6 में भाग की बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम लोग मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन की। किस तरीके से जो है मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन चलता था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा चक्र या प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है प्रांत तो आप समझते हैं, लेकिन चक्र दे सकता है, तो चक्र भी बोलते थे उसको, चक्र या प्रांत। तो सबसे बड़ा क्या होता था? चक्र या प्रांत। और उसका अधिकारी क्या कहलाता था? प्रमुख अधिकारी उसका कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। उसके बाद प्रांत के नीचे क्या आता था? वो फिर मंडल आता था। प्रांत के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसे मंडल कहते थे, और इसका प्रमुख अधिकारी प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाता था। आहार या विषय, इसका अर्थ हम आज के जनपद या जिला से लगा सकते हैं, तो ये मंडल के बाद आता था। ठीक है, और इसका प्रमुख अधिकारी होता था विषयपति या स्थानिक। इसके बाद चौथा आता था आहार से जो छोटा था। ये देखिए, इसका एक क्रम है। सुमेलित करने वाले तो प्रश्न देगा ही कि चक्र का अधिकारी, मंडल का अधिकारी, आहार का अधिकारी, लेकिन इसका एक क्रम भी है। और ये जो है पिछली बार जो है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में शायद ये पूछा गया था कि इसका क्रम लगाइए, कि चक्र के बाद मंडल, मंडल के बाद आहार, आहार के बाद स्थानीय, स्थानीय के बाद रोडमुख। तो ये एक क्रम भी है, और साथ ही साथ इनके प्रमुख अधिकारियों से संबंधित या इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको सुमेल करने के लिए भी दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ इतना आप पढ़ लेंगे, और बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत अच्छे से किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानी जो होती है वो यहाँ नहीं है, और एग्ज़ाम की डेट 27 जुलाई आ गई है। तो एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम के लिए, और आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। तो मैंने वही चीज़ रखी हुई है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं। क्योंकि आप जब अभी अगर आपने शुरुआत की है तो आप बड़े बड़े चैनलों की तरफ भागेंगे, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक ट्रस्ट जो है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ और ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप कहीं से भी घूम करके आएंगे, और फिर जब आप एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद तब आपको पता चलेगा कि हमने जो ये कंटेंट दिया था वो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल था। और एग्ज़ाम में आएगा, जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पेपर कि हाँ, कहाँ से कितना क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आप यहाँ 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। जैसे हम स्थानीय की बात करेंगे, आहार के बाद आएगा, और स्थानीय में किसको कहते थे? जिसमें 800 ग्रामों का समूह होता था। इसके बाद द्रोणमुख किसे कहते थे? 400 ग्रामों का समूह। खारवटी किसे कहते थे? 200 ग्रामों का समूह। और संग्रहण किसे कहते थे? 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहते थे। और लास्ट में आपका आता है ग्राम।
ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। तो शुरुआत सबसे निचले स्तर से ग्राम के बाद संग्रहण, संग्रहण के बाद खरबटी। देखिए ऊपर से नीचे भी दे सकता है, नीचे से ऊपर की तरफ भी दे सकता है, राइट। तो ग्राम के बाद संग्रहण आएगा, मतलब एक गांव उसे ग्राम कहेंगे। जब 10 गांव का समूह बन जाएगा उसे संग्रहण कहेंगे। फिर 200 गांवों का समूह बन जाएगा उसे खारबटी कहेंगे। 400 ग्रामों का समूह बन जाएगा उसे द्रोणमुख कहेंगे। स्थानीय किसे कहेंगे जब 800 ग्रामों का समूह बन जाएगा। तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ भी पूछा जा सकता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी पूछा जा सकता है, राइट। आगे देखते हैं हम लोग कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, ये राज्य के लिए था कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। ये सप्तांग सिद्धांत क्या था? जैसे पहले नंबर पर देखते हैं हम लोग राजा। ठीक है, राजा। तो राजा को कहा गया है सिर के समान। देखिए एक बॉडी है, एक शरीर से तुलना की गई है, इस एक राज्य की तुलना एक शरीर से की गई है और उसमें से सबसे जो मेन पार्ट होता है वो सिर होता है। मस्तिष्क हमारा, हम कह मस्तिष्क तो एक उसका सिर का एक पार्ट हो गया, लेकिन पूरा जो सिर है वो राजा के समान होता था। ये कह सकते हैं, कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। और दूसरा जो भाग है इंपॉर्टेंट वो है अमात्य, और अमात्य आँख के समान। ठीक है, ये योग अधिकारियों का समूह हुआ करता था अमात्य। जनपद को कहा गया है जंघाओं के समान। जो दुर्ग हैं या किले हैं उनको भुजाओं के समान कहा गया है। कोष या धन को मुख के समान कहा गया है, और दंड या सेना को मस्तिष्क के समान कहा गया है, और मित्र को कान के समान कहा गया है। ठीक है, तो जो मित्र होते हैं वो कान के समान होते हैं। इसको याद आप अपने हिसाब से सिनोनिम्स बना करके या आप किसी तरीके से आप ट्रिक बना करके इसको याद रख सकते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा सिर हो गया, जिसमें से राजा हो गया, और राजा मेन सिर है और सिर में ही कई सारी चीज़ें हैं। जैसे सिर में कान हो गया तो राजा सबसे बड़ा हो गया, और एक पूरा सिर मान लेते हैं, और उसी के जो साथी हैं जैसे मित्र तो वो कान हो गया। जैसे कि मस्तिष्क वो सेना हो गई। ठीक है, और जैसे कि मुख, इस सिर में ही तो मुख होता है ना, तो मुख धन हो गया। इसके बाद इसके अलावा आपका अमात आँख हो गया। तो ये सारी जो मुख्य चीज़ें हैं वो राजा के कंट्रोल में डायरेक्ट रहती थी, तो वो राजा सिर के समान हो गया। आज हम बात करेंगे पैरों की जंघाओं की, है ना, तो ये जनपद के समान हो गया। और दुर्ग किला जो होता है वो भुजा मतलब कि जिससे हम अपने राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने किले की सुरक्षा कर सकते हैं, तो वो दुर्ग को भुजा के समान माना गया है, राइट। तो इस तरीके से। और मित्र कौन होता है? कान, है ना। कान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है ना, और जो सुनना है उस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे। अमात आपकी आंखें हैं राजा की, वो जो आपको वो आपको दिखाएगा रास्ता कि हाँ वाकई में हमें क्या करना चाहिए। मित्र आपको बताएगा कि हाँ हमने ये खबर सुनी है, ये राजा का आक्रमण होने वाला है ना। मुख से आप बोलेंगे, इंपॉर्टेंट क्या बोलना है। मुख जो है वो एक धन के समान है, समझ लीजिए। तो इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। तो ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। आगे हम लोग बात करते हैं शास्त्रों में उल्लिखित मुद्राओं के नाम। मुद्राओं को क्या क्या कहा गया है? जैसे जो शतमान सिक्के हैं वो किसके बने होते थे? चांदी के। निष्क व पण जो है वो सोने के होते थे। काकड़ी आपके तांबे से बना सिक्का होता था। कासारपण चांदी तांबा से निर्मित सिक्का होता था। मासक जो है वो तांबे का सिक्का होता था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ सम्मिलित करने वाला एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम लोग देखते हैं मौर्यकालीन तीर्थ। देखिए मौर्यकालीन तीर्थ का मतलब अधिकारियों का एक समूह होता था। तो सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। ये कितने थे? टोटल 18 की बात हमने की है यहाँ पर। तो और उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे सन्निधाता किसको कहते हैं? कोषाध्यक्ष को कहते थे। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व अधिकारी या कर संग्राहक होता था। नायक किसे कहते थे? सेना का जो संचालक करने वाला था, सेना का संचालन करने वाला होता तो उसे नायक कहते थे। व्यावहारिक कौन होता था? वो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। और प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। दीवानी मतलब जो है आपका जैसे कि जमीन से संबंधित है, कर से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, वो व्यवहारिक होता था। फौजदारी मतलब है किसी से झगड़ा, किसी से मारपीट, मर्डर, इस तरीके के जो होते हैं, इस तरीके के जो मामले हैं उनका जो फैसला करने वाले होते हैं वो प्रदेष्टा कहलाते हैं, राइट। आगे कर्मांतिक है। आगे हम बात करते हैं कर्मांतिक की। तो कर्मांतिक कैसा अधिकारी था? ये उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक हुआ करता था। कौन? कर्मांतिक। अब इसको याद कर कैसे कर सकते हैं? कर्म मतलब कर्म करने वाला, जो ये कह सकते हैं। तो उद्योग धंधों में क्या होता है? काम ही होता है, तो उनका निरीक्षण करने वाला कर्मांतिक हो गया। प्रशासता की बात करेंगे तो राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी। प्रशासता का मतलब प्रशासन से रिलेटेड हो गया।
और प्रशासन से रिलेटेड क्या होते हैं, राजकीय दस्तावेज होते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने वाला अधिकारी क्या कहलाया, प्रशासक कहलाया। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नागरिक, अब नागरिक मतलब नगर का सर्वोच्च अधिकारी है ना, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड जो हैं शब्द मिल रहे हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अंतर्वशिक, अंतर्वशिक का मतलब जो अंदर बसे, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जो अंदर बसे। तो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान मतलब अंदर बसने का मतलब है कि राजा के आसपास ही रहे, जहाँ राजा रहे महल के अंदर वो वहाँ रहेंगे। तो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अंतर्वसिक कहलाता था। द्वारिक मतलब द्वार से संबंधित, ऐसा कह सकते हैं। तो राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी है ना, द्वारपाल जिसको कह सकते हैं, तो वो द्वारिक। देखिए द्वारपाल नहीं होता था, लेकिन मैं एक याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी। आठवीं, आठवीं माने जंगल होता है, ठीक है। तो आठवीं कौन हो गया, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो 18 तीर्थ थे उसमें से हमने सारे के सारे नहीं लिए, हमने सिर्फ उनको रखा है जो एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है और जिनको याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो और सिंपल हैं उनको आप समझ जाएंगे, उनके नाम के हिसाब से उनके काम है, राइट। इसलिए मैंने सारे नहीं लिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं दिव्यावधान के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों की। तो ये किसके अनुसार है, दिव्यावधान के अनुसार। तो दिव्यावधान के अनुसार पहला था शासक अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। कुणाल के बाद संपत्ति देखिए ये क्रम है, याद रखिएगा, ऐसे एक क्रम है, बिना क्रम की कोई चीज़ नहीं यहाँ पर दी गई है। तो संपत्ति या संपत्ति हो गया, कुणाल का पुत्र था ये। इसके बाद बृहस्पति है, ये संपत्ति का पुत्र था। फिर वृषसेन है, ये बृहस्पति का पुत्र था। इसके बाद हम पुष्यधर्मन की बात करते हैं, ये वृषसेन का पुत्र था। और लास्ट में था पुष्यमित्र या पुष्पधर्मन का पुत्र। तो दिव्यावधान के अनुसार ये अशोक के उत्तराधिकारी थे। अब जैसे हम आगे देखते हैं कि मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी और कौन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट है जो छूट गए होंगे, इसीलिए दोबारा यहाँ पर इसको लिया गया है। जैसे अमात्य की बात करें, युग अधिकारियों को समूह आपने देख ही लिया। अब देखिए अग्रामात्य, अग्रामात्य उसमें नहीं था 18 तीर्थ में, इसलिए इसको अलग से लिया गया है। तो अग्रामात्य का मतलब था प्रधानमंत्री का पद कहलाता था। महामात्य क्या होता था, प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता था। प्रतिष्ठा के बारे में आपने जाना कि मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी। एस्ट्रोनोमोई, ये नगर का अधिकारी होता था, राइट। एस्ट्रोनोमोई इंपॉर्टेंट है, नगर का अधिकारी। रूप दर्शक किसे कहते थे, सिक्कों की जांच करने वाला जो प्रधान अधिकारी होता था उसे रूप दर्शक कहते थे। मतलब सिक्के का रूप कैसा है, सिक्का असली है या नकली है ना, इसलिए इसको आप ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं। सौवर्णी की बात करें तो टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद हम देखें व्यावहारिक, आपने इसको देख रखा है। व्यावहारिक मतलब दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। समाहर्ता भी आपने पढ़ा, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागर का संरक्षक था। धम्म महापात्र, ये समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाला अधिकारी था। अंतः महामात्र सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी था। स्त्राध्यक्ष, ये कौन था, महिला। अब स्त्रा से स्त्री हो गया, ठीक है, स्त्रा से स्त्री हो गया, तो स्त्राध्यक्ष क्या हो गया, महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी। राजूक कौन कहलाता था, जो साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी होता था। युक्तक की बात करें तो जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, युक्तक। और महामात्या परसप, ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। तो ये कुछ इसमें से जो रिपीट भी हुए हैं, कुछ अलग भी हैं, इसलिए इस स्लाइड को दोबारा लिया गया है, राइट। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी देखे थे 18 तीर्थ, यानी जो प्रमुख अधिकारियों का समूह होता था उन्हें तीर्थ कहते थे। ये मौर्यकालीन प्रमुख जो तीर्थ थे ये 18 ये अलग हैं, लेकिन जब कौटिल्य के हिसाब से बात हम लोग करेंगे वो बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं ये अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग है। वहाँ बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से था, ये अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार कुल मिलाकर के 28 जो है अध्यक्षों की बात की गई है, वो तीर्थ थे, प्रमुख थे। उनमें से ये 28 अलग से अध्यक्ष हैं जो अर्थशास्त्र के अनुसार हैं। जैसे अब यहाँ पर मैंने 28 के 28 नहीं लिए हैं, क्योंकि आप बहुत सारे जो अध्यक्ष हैं उनको उनके नाम के अनुसार आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो उनको यहाँ लेने का मतलब कोई खास नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसको आप जान जाएंगे स्वतः ही। वो एग्जाम में जैसे आप शब्द आपके सामने आएगा, बिना पढ़े आप उसको जान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने उन अध्यक्षों को लिया है जिनके अर्थ से आप मिलान नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा उनको समझना पड़ेगा, इसलिए याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनको लिया। जैसे सुराध्यक्ष, अब सुरा मतलब सुरा सुंदरी, शराब से संबंधित है, इसको भी आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ये आबकारी विषयों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष की बात करें तो टकसाल का अध्यक्ष होता था। अकरा अध्यक्ष की बात करें तो खानों का अध्यक्ष होता था। द्यूता अध्यक्ष, द्यूता, अब देखिए द्यूत, जब हम बात करते हैं पर्यायवाची की, तो द्यूत किसको बोला जाता था, शकुनी का महाभारत में नाम सुना होगा। तो ये जुआ का जो निरीक्षक होता था, जुआ मतलब होता है उसका मतलब, वो जुआ पासा खेलता था ना, पासे वाला गेम, तो उससे आप रिलेटेड कर सकते हैं। तो जुआ का जो निरीक्षक था वो द्यूता अध्यक्ष कहलाता था। नवा अध्यक्ष कहते थे पशु निरीक्षक को। अब जैसे नवा अध्यक्ष से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा अध्यक्ष होगा, ठीक है।
हम चिकित्सा अध्यक्ष कहते तो आप तुरंत अंदाजा लगा जाएंगे कि हाँ ये चिकित्सा अधिकारी होगा, लेकिन नमाध्यक्ष या द्यूताध्यक्ष या अकराध्यक्ष इससे अंदाजा नहीं लगा सकते ना। तो मैंने इसलिए 2800 को 2800 नहीं लिए हैं, क्योंकि उनको आप पढ़ते ही जान जाएंगे। तो यहाँ नवाध्यक्ष का मतलब है पशु निरीक्षक, विविता अध्यक्ष का मतलब है चरागाहों का अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष का मतलब है बूचड़ खाने का अध्यक्ष। अब इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने याद रखा है कि किसी को बूचड़ देंगे, जानवरों को बूचड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सूना सूना हो जाएगा, है ना। तो सूना अध्यक्ष हो गया। माना अध्यक्ष है समय तथा स्थान का निर्णय करने वाला अधिकारी। पंड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का। पंड का मतलब, पण का मतलब क्या होता है, पण का मतलब होता है सिक्के कह सकते हैं, मुद्रा कह सकते हैं, तो उसी का जो अध्यक्ष हम कह सकते हैं वाणिज्य विभाग से रिलेटेड हो गया। पौतवा अध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष हो गया। अच्छ पटलाध्यक्ष जो है वो महालेखाकार कहलाता था, अच्छ पटलाध्यक्ष महालेखाकार कहलाता था। और कूप्या अध्यक्ष जो है वो वन एवं वन संपदा का प्रमुख होता था। तो याद रखिए, ये इनको सारों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले लिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पुराणों के अनुसार। अभी हमने देखा था दिव्यावदान के अनुसार, जो बौद्ध धर्म है उनके अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी। अब हम लोग देख रहे हैं पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी, ठीक है। तो पुराण क्या कहते हैं अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में, ये भी कहते हैं कि पहला जो था कुणाल था, दूसरा था बंधुपालित जो कुणाल का पुत्र था, तीसरा है इंद्रपालित, ये बंधुपालित का भाई था, फिर चौथा शासक था दशून, बंधुपालित का पौत्र, दशरथ अशोक का पुत्र, संप्रति दशरथ का पुत्र, शालीशुक, उसके बाद फिर देवधर्मन आठवां था, नौवां था शतधनुष देवधर्मन का पुत्र, और 10वां था बृहद्रथ जो कि अंतिम शासक था। तो पुराणों के अनुसार पहला शासक जो था, पहला जो अशोक का उत्तराधिकारी शासक था वो था कुणाल, और अंतिम जो था वो बृहद्रथ था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो किसे माना गया है, बृहद्रथ को माना गया है, ये अंतिम शासक हुआ करता था। कुल मिलाकर के 10 शासक थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ लघु स्तंभ लेख हैं, उनके उपनाम हैं और उनसे संबंधित जो विषय है उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रुम्मनदेही स्तंभ लेख की बात करें तो ये एक स्मारक स्तंभ लेख, एग्जाम में पूछेगा कि रुम्मनदेही स्तंभ लेख कैसा स्तंभ लेख है, तो ये स्मारक स्तंभ लेख है और ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। और बुद्ध के जन्म स्थल की जानकारी हमें किस स्तंभ लेख से मिलती है, तो रुम्मनदेही स्तंभ लेख से मिलती है। और यहाँ पर भाग कर जो है, जो एक टैक्स था, ये कर था, उसे वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया था। इसकी जानकारी भी हमें रुम्मनदेही स्तंभ लेख से मिलती है। और ये अशोक से संबंधित लघु स्तंभ लेख है, राइट, ये याद रखिएगा आप, ये अशोक से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं निगलीवा या निगाली सागर, ये रुम्मनदेही नेपाल में ही है और ये भी एक स्मारक स्तंभ लेख है। अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी और कनक मुनि की स्तूप का परिवर्तन भी किया गया था। इसका वर्णन भी हमें इसी स्तंभ लेख से मिलता है। तीसरा है सांची का स्तंभ लेख, रायसेन मध्य प्रदेश में है और ये कैसा है, ये संघ भेद अभिलेख है। देखिए ये अलग आ गया है ना, संघ भेद अभिलेख। अशोक ने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था, इसलिए इसको संघ भेद अभिलेख कहते हैं। फिर है सारनाथ स्तंभ लेख, वाराणसी में है। ये भी कैसा है, ये भी संघ भेद अभिलेख है और यहाँ पर भी अशोक ने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था, इसीलिए इन दोनों को संघ भेद अभिलेख कहते हैं। इसके बाद कौशाम्बी या इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ये भी संघ भेद अभिलेख। अब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्मारक स्तंभ लेख संघ भेद, निम्न में से कौन सा स्तंभ लेख संघ भेद अभिलेख नहीं है, ठीक है। तो उसमें से निगलीवा, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी चारों देगा। तो याद रखिएगा निगलीवा संघ भेद अभिलेख ना होकर के कैसा है, वो स्मारक स्तंभ लेख है। और बाकी आपके सांची, सारनाथ, कौशाम्बी ये तीनों कैसे हैं, संघ भेद अभिलेख है, याद रखिएगा। और हम जब कौशाम्बी स्तंभ लेख की बात करते हैं या इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि अशोक की द्वितीय पत्नी कारवाकी तीवर की जो माँ थी उनका वर्णन है और इनके द्वारा बौद्ध संघ को प्रदत्त दान का उल्लेख किया गया है और इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, किसे, कौशाम्बी या इलाहाबाद स्तंभ लेख को, राइट। तो हमारा टारगेट आरओ आगामी एग्जाम है, इसलिए इस सीरीज को आप अच्छे से फॉलो करिए और फिर देखिएगा आप सफलता के बहुत ही नज़दीक पहुँचेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण लघु शिलालेखों की। अभी हमने स्तंभ लेखों की बात की, अब हम लोग महत्वपूर्ण शिलालेखों की बात करते हैं। जैसे ये स्थल यहाँ पे जनपद दिया गया है, इधर राज्य दिया गया, किस राज्य में है। तो पहला स्थल है रूपनाथ। ये रूपनाथ कहाँ पर है, ये जबलपुर में है और जबलपुर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा आपका दतिया में पड़ता है, मध्य प्रदेश। भाबरू या बैराट जयपुर में है, राजस्थान में है। मास्की आपका रायचूर कर्नाटक में है। एर्रगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। गोवी मठ की बात करेंगे तो गोवी मठ कहाँ पर है, ये कोपबल नामक जगह पे है, कहाँ पर, मैसूर कर्नाटक में। अहरौरा कहाँ पे है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, राइट। तो ये क्या थे, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है लघु शिलालेख थे।
और उनके स्थलों के बारे में बात की गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो अशोक के 14 वृहद शिलालेख थे, उनकी विषय वस्तु क्या थी, उससे संबंधित है। हमने यहाँ पर पहले पढ़ाने के पहले मैंने यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके शब्दावली है उनको लिया हुआ है। मैं बता दूंगा जहाँ पर चीज़ समझ में नहीं आएगी। पूरी किताबों में आपको कथा लिखी मिलेगी, लेकिन मैंने सिर्फ उन चीज़ों को लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले शिलालेख की बात करेंगे। पहला तो पहले भी क्या है, पशु हत्या पर रोक की बात की गई है, और इसमें कहा गया है कि रसोई के लिए सिर्फ 3 जीव मारे जाएंगे, 2 मोर और 1 हिरण, और भविष्य में इनको भी नहीं मारा जाएगा, ऐसा पहले शिलालेख में अशोक के कहा गया है। दूसरा जो शिलालेख है ये कहता है कि समाज कल्याण संबंधी कार्य होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल की दृष्टि पर दिखाया गया है कि मनुष्यों पशुओं की चिकित्सा भी होती है। दक्षिण राज्यों में चोल, पांड, सत्यपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी का उल्लेख भी हमें दूसरे शिलालेख से मिलता है। ठीक है, तो मनुष्यों पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख हमें दूसरे से मिलता है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा शिलालेख जो है इसमें कहा गया है कि ब्राह्मणों व श्रमणों के प्रति उदारता का जो है काम करेंगे, और ये एक अच्छा गुण है कि हम ब्राह्मण हो या श्रमण हो। देखिए यहाँ सिर्फ बौद्धिस्टों के लिए बात नहीं की गई, बल्कि जो ब्राह्मण थे, जो अपने आप को सनातन धर्म हिंदू धर्म से कहते थे, जिनका अपना एक अलग धर्म था और बौद्ध धर्म अलग था, सभी के प्रति, क्योंकि वो भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं, दोनों सच्चा मार्ग ही दिखाते हैं, तो यहाँ दोनों के सम्मान की बात की गई है, उनके प्रति उदारता की बात की गई है, और इसे एक अच्छा गुण माना गया है। तो यहाँ एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ एक सहिष्णु भाव है, यहाँ एक समानता का भाव है, यहाँ एक सामंजस्य का भाव देखने को मिलता है अशोक के अंदर, कि वो भेदभाव नहीं करता किसी के साथ में कि हाँ ये ब्राह्मण है और ये श्रमण है और दोनों में हम क्या करें कि विभेद करवा दें, ऐसा नहीं, वो सबको बराबर सम्मान देता था, इसलिए तो उसे अशोक महान कहा गया है। इसके बाद इसमें अल्प व्यय व अल्प संचय की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा व्यय मत करिए, बहुत ज़्यादा जो है धन इकट्ठा मत करिए, अल्प संचय करिए जितना ज़रूरत हो, राइट। क्योंकि आप ज़्यादा व्यय करेंगे तो आपको ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो एक हमें ये देखिए यहाँ पर एक सिद्धांत पता चलता है कि आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा जब खर्च होंगे तो आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में कुछ गलत भी कर सकते हैं, और वो गलत किसके साथ होगा, वो गलत किसी व्यक्ति के साथ ही होगा। इसलिए अल्प व्यय करेंगे, अपने अनुसार जितना ज़रूरत है उसके अनुसार करेंगे तो आप अल्प संचय ही आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम चौथे की बात करेंगे तो चौथा कहता है धम्म नीति से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों की बात की गई है। पांचवा जो शिलालेख है वो कहता है शासन के 14वें वर्ष में धर्म महापात्रों की नियुक्ति। देखिए धम्म लिखा हो या धर्म लिखा हो, बात दोनों एक ही है, वो पाली भाषा में है धम्म। छठवें की बात करेंगे तो ये धम्म महापात्रों के लिए आदेश देता है, तो ये आदेश से संबंधित है धम्म महापात्रों के लिए। सातवां जो है वो सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान करता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सातवां सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान करता है, कौन सा, सातवां। इसके बाद आठवें की बात करेंगे तो ये कहता है विहार यात्रा को त्याग कर धम्म यात्रा करें। मतलब हम जो ये भी यात्राएं करते हैं वो अपना हम इंजॉय के लिए करते हैं, घूमने फिरने के लिए करते हैं, तो वो नहीं, इसको त्याग दीजिए और हम धम्म के लिए यात्रा करें, लोगों को जोड़ें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, इसके लिए यात्रा करें। नवा जो है वो कहता है जन्म है, बीमारी, विवाह के उपरांत तथा यात्रा पूर्व समारोहों की निंदा की गई है कि जन्म के समय आप व्यर्थ का पैसा खर्चा करते हैं, है ना, और उसके बाद जो है बीमारी ठीक होने के बाद आप बहुत सारा खर्च करते हैं, विवाह के बाद आप बहुत सारा खर्च करते हैं, है ना, तो या यात्रा के पहले आप बहुत सारा खर्च करते हैं, तो वही यहाँ अल्प व्यय की बात की गई है कि बेमतलब में पैसा आप ना खर्च करी गई है। 10वें में कहा गया है कि ख्याति व गौरव की निंदा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि लोग ख्याति या गौरव के चक्कर में रहते हैं कि हम धन कमाएं, हमें हमारा नाम हो, वो कहते हैं नहीं है, इस नाम का क्या करना जो एक दिन मिट ही जाना है। तो वास्तव में ये जो सांसारिक ख्याति और गौरव है ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, तो इसलिए वो निंदा करते हैं। धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार वो प्रकट करते हैं इस शिलालेख के माध्यम के द्वारा। 11वें की बात करें तो धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें में कहा गया है कि सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन किया गया कि सभी संप्रदाय जो हैं वो किसी भी धर्म के हों, सब लोग मिल करके रहें। 13वां शिलालेख कहता है, 13वें में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कलिंग युद्ध का वर्णन, तो कलिंग युद्ध के वर्णन का उल्लेख हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 5 यूनानी शासकों का उल्लेख भी हमें इसी 13वें शिलालेख से ही मिलता है। अब ये 5 यूनानी कौन थे, जैसे पहला है एंटियोकस द्वितीय सीरिया का था, दूसरा है फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय मिस्र का, एंटिगोनस मकदूनिया का था, चौथा आगस जो है ये आपका सीरियन का था, और 5वां अलेक्जेंडर ये एपिरस का था। 14वां जो शिलालेख है वो लोगों को धार्मिक जीवन जीने
की प्रेरणा देता है। ये 14वें शिलालेख में है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो आप जरूर याद रखिए, जैसे कि मेरे अनुसार आप पहला जरूर पढ़ लीजिए, पहला दूसरा हो गया, इसके बाद तीसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरे के बाद आपका पाँचवा इम्पोर्टेंट है, पाँचवा पढ़ लीजिए, पाँचवें के बाद फिर आठवां इम्पोर्टेंट है, राइट, आठवें के बाद फिर आप यहाँ पे आ जाइए 13वें पे, ठीक है, 13वां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं जिनको आप एक बार जरूर फोकस करें। आगे हम लोग बात करते हैं अशोक के समय की घटनाओं के बारे में। तो अशोक के समय की घटनाएं, और अब ये घटनाओं का वर्णन जो है वो अशोक के राज्याभिषेक के बाद की बात है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना 7वें वर्ष, 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, इसका मतलब ये है कि अशोक का जो राज्याभिषेक होता है उसके 7वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो जैसे पहला है कश्मीर व खेतान विजय, ये कब हुई थी? ये राज्याभिषेक के 7वें वर्ष हुई थी, राइट। कलिंग विजय अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। बोधगया की प्रथम धम्म यात्रा 10वें वर्ष। सुदामा गुफा आजीविकों को दान में दी थी अशोक ने, कब? अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। राजकों की नियुक्ति इसने 13वें वर्ष की थी। धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है वो 14वें वर्ष की थी। इसके बाद लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की थी। स्तंभ लेखों का प्रसारण जो है 28वें वर्ष किया था, और अशोक की मृत्यु उसके राज्याभिषेक के 38वें वर्ष में हो जाती है, राइट। अब आपको कमेंट में एक चीज़ बताना है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, राइट। कुछ चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से इसको जरूर बताएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा गया है और पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेखों की, ठीक है। हाँ, तो वो 14 जो थे वहाँ हमने बात की। यहाँ पर क्या है कि ये जो 14 थे वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ जो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं उनकी यहाँ पर ये बात की गई कि ये कहाँ कहाँ पर होंगे। अब जैसे पहला नंबर है कालसी, तो कालसी एक स्थल है और यहाँ पर शिलालेख है, और ये देहरादून में है। कालसी कहाँ पे है? देहरादून में। और ये देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। तो जो गिरनार है वहाँ पर एक शिलालेख है जो कि जूनागढ़ में है। अब जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। एर्रगुड़ी स्थल है, और ये किस जिले में है? कुरनूल में, और ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद सोपारा की बात, यहाँ कर्नाटक दिया गया है, यहाँ एर्रगुड़ी कुरनूल कर्नाटक ना होकर के आंध्र प्रदेश होना चाहिए, या ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा? आंध्रा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे सोपारा की। तो नाला सोपारा नाम सुना होगा आपने, सोपारा ठाणे महाराष्ट्र में है। तो ये वो स्थल हैं जहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, ठीक है। जौगढ़ ये आपका गंजाम उड़ीसा में है। धौली आपका पूरी उड़ीसा में है। इसके बाद हम शहबाजगढ़ी की बात करेंगे, तो ये एक जगह है मर्दान अफगानिस्तान में, और मानसेहरा ये पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान की सीमा है वहाँ पर। तो दो ऐसे हैं जो विदेशों में है, एक ये आपका शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा। तो शहबाजगढ़ी अफगानिस्तान में है, मानसेहरा पाकिस्तान में है, याद रखिए। ये दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए गए हैं और ये विदेश में हैं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख की जगहें या स्थल हैं वो दूसरे देशों में पाई गई हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। शहबाजगढ़ी अफगानिस्तान, मानसेहरा पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पे। आगे हम लोग अशोक के शिलालेख और उनके खोजकर्ताओं की बात करते हैं। जैसे पहला है दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, इसकी खोज पैड्रा टी फेंथेलर ने की थी। दिल्ली टोपरा शिलालेख की खोज कैप्टन पोलियर ने की थी। बराबर व नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन ने इसकी खोज की थी। गिरनार शिलालेख की खोज कर्नल टॉड ने की थी, राइट। इसके बाद इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है, जिसे अभी हमने बताया था कौशाम्बी स्तंभ लेख, और जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, इसकी खोज टी.एस. बट ने की थी। सारनाथ स्तंभ लेख की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। मास्के अभिलेख की खोज बीडन ने की थी। जौगढ़ अभिलेख की खोज वाल्टर इलियट ने की थी। रामपुरवा अभिलेख की खोज जो है वो कार्लाइल ने की थी। रामपुरवा किसने की थी? कार्लाइल ने। मानसेहरा अभिलेख की खोज कैप्टन ले ने की थी, और रोमन दे की खोज जो है वो फिहरर ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके शिलालेख हैं उनके खोजकर्ताओं के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं अशोककालीन कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उनका अर्थ क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है, इस तरफ अर्थ दिया गया है। पहला है भाग। भाग क्या था? ये एक प्रकार का कृषि कर था। प्रवेश एक कैसा कर था? ये आयात कर था। प्रवेश का मतलब आप प्रवेश करना। तो प्रवेश में क्या होता है? आयात में ही तो प्रवेश होता है। आप कहीं बाहर से सामान ला करके किसी क्षेत्र में घुसते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
और घुसते ही जो कर टैक्स लिया जाता है उसे आयात कर कहते हैं। तो प्रवेश ये जो है आयात कर था और ये 20% वसूला जाता था अशोक के समय। निष्क्राम्य का मतलब था निर्यात कर, अगर आप बाहर जा रहे हैं कहीं बेचने तो उसमें भी टैक्स देना पड़ता था, वो निर्यात कर। तो निष्क्राम्य का मतलब था निर्यात कर। प्रणय का मतलब था आपातकालीन कर। बलि का मतलब था भू राजस्व। ठीक है, तो बलि एक धार्मिक कर नहीं है बल्कि ये कैसा है, एक राजस्व कर है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हिरण्य की। तो हिरण्य कैसा है, ये अनाज के रूप में न लेकर के नगद लिया जाता था। कौन सा, हिरण्य कर। परिहारिक कर की बात करें तो ये करमुक्त गांव के बारे में बात करता है। तो परिहारिक का मतलब था करमुक्त गांव, हिरण्य का मतलब था अनाज के रूप में न लेकर के नगद लिया जाता था। तो ये अशोक कालीन कुछ तो इस तरीके से हमने अशोककालीन शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। तो इसको आप एक बार जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचारक और उनका देश, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने किस किस देश में लोग गए थे। जैसे हम महेंद्र और संघमित्रा की बात करें तो ये पुत्र थे अशोक के, ये श्रीलंका में गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने। मध्यांतिक जो है वो कश्मीर व गंधार गए थे। महारक्षित नाम का व्यक्ति जो है वो यूनान देश में गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। महादेव नाम का जो व्यक्ति था वो मैसूर गया था। अब देखिए महादेव से लोग सोचेंगे कि शंकर भगवान मतलब जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म से संबंधित है, पर ऐसा नहीं है। महादेव धर्म प्रचारक जो था वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने कहाँ पर गया था, मैसूर गया था। सोन तथा उत्तरा ये दो लोग जो थे ये भी गए थे स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कुछ बौद्ध धर्म प्रचारक हैं और वो किस देश में गए थे उनसे संबंधित ये स्लाइड थी। आगे हम लोग बात करते हैं अशोक के नाम व स्रोतों की, कि अशोक का नाम और ये कहाँ पर किस स्रोत में हमें जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर नाम उपाधि है और यहाँ पर स्रोत है। पहला है बुद्ध शाक व अशोक। तो इस नाम का वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, किस शिलालेख में या अभिलेख में, मास्की लघु शिलालेख में। तो मास्की में हमें अशोक या बुद्ध शाक मिलता है। अशोक मौर्य कहाँ कहा गया है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है। राजा अशोक कहाँ कहा गया है, राजा अशोक कहा गया है नेत्तूर लघु शिलालेख में। देवानाम प्रियस अशोक राजा ये गुर्जरा लघु शिलालेख में कहा गया है। और प्रियदर्शी कहाँ कहा गया है, भाब्रू या बैराट अभिलेख में। राइट, तो अगर हम इसके अलावा एक चीज और देखें यहाँ पर कि त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख हमें किस शिलालेख से मिलता है, तो ये भाब्रू या बैराट शिलालेख से मिलता है। इंपॉर्टेंट है।